Hi everyone, this is Priya Washni and I welcome you all to the new session. So basically थॉमस हॉब्स की सीरीज में दिस इज द फोर्थ लेक्चर और आज हम बेसिकली बात करेंगे थॉमस हॉब्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में अबाउट द ह्यूमन नेचर दैट इज life of a man is a continuous search for power after power which ceases only with his death. So this is one of the most important statement that Thomas Hobbes has given. So let us actually analyze this statement. So before even starting it, uh, let us recall what we had studied in the previous lecture. So previous lecture में हमने basically पढ़ा था resolutive compositive method के बारे में, right? Resolutive compositive method. सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप पहले उसको देख लीजिए बिकॉज ये स्टेटमेंट आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको ये मेथड समझ में आएगा. ठीक है, तो आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस मेथड. आई एम एक्चुअली प्रोसीडिंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड ओनली, राइट? ओके, तो जैसे कि आपने अभी स्टेटमेंट देखा कि लाइफ ऑफ अ मैन इज अ कॉन्टिन्यूअस सर्च फॉर पावर आफ्टर पावर. सो बेसिकली एज यू कैन सी यहाँ पे जो फोकस है वो पावर पे है. इसको पहले समझते हैं कहना क्या चाह रहा है. वो कह रहा है कि इंसान की जिंदगी और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पावर की सर्च है, राइट? जो कि कब रुकती है, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही ये सर्च उसकी रुकती है. यानी जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो पावर के पीछे भागता है, तब तक वो पावर के लिए सर्च करता है. नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि पावर को आप सिर्फ पॉलिटिकल पावर मत समझिएगा. यहाँ पे एक पावर के ओवरऑल डायमेंशन की बात हो रही है. दैट कैन बी इकोनॉमिक पावर, दैट कैन बी पॉलिटिकल पावर, दैट कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ पावर, राइट? बट अल्टीमेटली यहाँ पे ये हो रहा है कि इंसान की जिंदगी इज नथिंग बट अ कॉन्टिन्यूस सर्च फॉर पावर आफ्टर पावर. अब थॉमस हॉब्स ने ये क्यों कहा, उनका उद्देश्य क्या था ये सब कहने के पीछे, और आखिरकार उन्होंने कहा तो ठीक है बिकॉज हम लोगों ने प्लेटो पढ़ा, एरिस्टोटल पढ़ा, सब पढ़ा. हर किसी में हमने क्या देखा था कि वो लोग स्टेटमेंट देते थे और उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अपना एक तरीका रखते थे, थ्योरी रखते थे, राइट? जिस थ्योरी के थ्रू बेसिकली वो प्रूव करते थे कि देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ. हर थिंकर्स का ये होता है बिकॉज अगर मान लो किसी ने बस बोल दिया उसको कोई भी भरोसा नहीं करेगा, तो दे एक्चुअली ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन देयर वेज. तो उसी तरीके से थॉमस हॉब्स ने भी कोशिश की है इस स्टेटमेंट को समझाने की. तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार उसको कहना क्या चाह रहे हैं. तो एक चीज तो बहुत ही क्लियर है जो कि इस स्टेटमेंट से देख के आपको समझ में आ रही है, वो ये कि इस स्टेटमेंट के थ्रू वो क्या बताना चाह रहे हैं. उनका फोकस पावर है. एंड हमने इससे पहले जिसमें मैंने रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव मैथड समझाया था, उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि आखिरकार उन्होंने बेसिकली थॉमस हॉब ने ये स्टैब्लिश किया था कि जो ह्यूमन नेचर होता है वो पावर सीकिंग होता है, राइट? अब इस स्टेटमेंट के थ्रू वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार इंसान का नेचर पावर सीकिंग क्यों है एंड क्यों वो हमेशा पावर के पीछे भाग रहा है, क्यों वो इतना पैशनेट है अबाउट द पावर, राइट? ओके, तो ये तो आपको समझ में आया इसके लिए. तो हम लोगों ने अभी क्या समझा कि भाई जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सप्लेन करता है, इट एक्चुअली एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द पावर सीकिंग नेचर ऑफ मैन. ये क्लियर है हमें? देखिए एक एक पॉइंट जुड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट? बिकॉज जो इंटरलिंकिंग है ना बहुत जरूरी होती है कि किस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया और कैसे उसको कंक्लूजन तक लेके गए. जितना ब्यूटीफुली आप इस लाइन को ड्रॉ कर पाते हैं ना, उतना ही ब्यूटीफुल आपका आंसर होता है और उतना ही ज्यादा मार्क्स आप फेच कर पाएंगे.
ठीक है। तो एज तो आपको समझ में आया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भैया थ्रू दिस स्टेटमेंट थॉमस हॉब्स इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द पावर सीकिंग नेचर ऑफ द मैन। कैसे? अब उन्होंने बोल तो दिया कि भाई लाइफ ऑफ अ मैन इज अ कॉन्टिन्यूअस सर्च ऑफ पावर आफ्टर पावर, बट हाउ ही इज प्रूविंग इट? अगेन I would like to take you to the resolutive and compositive method. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने बेसिकली तो पढ़ा था कि किस तरीके से थॉमस हॉब्स ने इस मेथड को यूज करते हुए ये प्रूव किया था कि किस तरीके से जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी पार्टिकल से मिलके बना था, राइट? सो व्हाट ही सेड दैट कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ये पार्टिकल से मिलके बना है, राइट? इसको बहुत डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यू कैन प्लीज वॉच दैट वीडियो, ठीक है। और क्योंकि जो मैन है वो भी यूनिवर्स का ही पार्ट है, इसीलिए मैन भी पार्टिकल से मिलके बना है। एंड अगर मैं मैन के भी कंट्रोलिंग पार्ट को देखूं, दैट इज द ह्यूमन ब्रेन। सो ह्यूमन ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर इन अ कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन, जिसकी वजह से हमने देखा था कि दो तरह के बेसिक इमोशंस आपके पाए जाते हैं इन द ह्यूमंस, लव एंड एवर्जन। Love represents the inclination towards the pleasures and aversion represents the declination towards the pain, right? तो इसको भी जो इस स्टेटमेंट को भी हम अगर देखेंगे तो इस स्टेटमेंट को भी ना उन्होंने इसी मेथड को यूज करते हुए प्रूव किया है। तो थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं? वो बेसिकली इस मेथड को अप्लाई करते हैं ये समझने के लिए कि ह्यूमन के नेचर की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। व्हाट आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर, राइट? So as I have already explained you that unlike anything else in the universe, human brain is also made up of particles and particles are in a continuous state of motion, and this motion is basically of two types, or you can say that it actually takes the form two types of forms. One is the love and second one is the aversion. And so this actually proves कि जो भी चीजें हमें प्लेजर देती हैं हम उनके तरफ इंक्लाइन हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इंसान हमेशा ऐसी चीजों के पीछे भागेगा जिससे उसे प्लेजर मिले, जिससे उसे खुशी मिले, और हमेशा उन चीजों से दूर भागेगा जिससे उसको पेन मिल सकता है, राइट? यानी कि वी कैन सी अ कॉन्टिन्यूअस डिजायर फॉर प्लेजर, राइट? एक कॉन्टिन्यूअस डिजायर है ह्यूमन में प्लेजर के लिए। आप ध्यान से पकड़ना चीजों को, यानी कि मैन जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। व्हेन आई एम सेइंग मैन इज कभी सेटिस्फाई नहीं होता, इट मीन कि एक प्लेजर उसने मान लीजिए उसकी आज इच्छा हुई कि मेरे पास ना कार होनी चाहिए, ठीक है? तो वो गया और एक मान लीजिए सस्ती सी कार लेके आ गया, लेकिन जैसे ही वो उस कार में बैठ के निकला कल को उसको दिखा कि यार उस बंदे के पास ना ऑडी है, मेरे पास ना ऑडी होनी चाहिए। यानी कि एक प्लेजर मतलब एक चीज उसके पास आई बट ही इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, राइट? वो एक बार उसको प्लेजर मिला, उसको खुशी मिली, बट वो खुशी आप समझ रहे हो कि वो कॉन्टिन्यूअसली सर्च कर रहा है फॉर मोर प्लेजर। एक प्लेजर सेटिस्फेक्शन ऑफ वन प्लेजर इज गिविंग राइज टू द सर्च फॉर द अदर, राइट? फॉर एग्जाम्पल कार मिल गई, अब कार में साइड वाली सीट पे कोई बैठने वाला भी चाहिए, राइट? तो इस तरीके से मैन जो है कॉन्टिन्यूअस सर्च में है खुशी के, एंड जब तक वो इस खुशी के लिए सर्च करता रहेगा तो उसको कुछ तो मीन्स चाहिए ना जिससे वो खुशी मिलेगी उसे। तो व्हाट हॉब्स सेज इज कि पावर इज द मीन्स, पावर इज द मीन्स through which these pleasures can be attained, that these pleasures can be you can say इन pleasures को
चीज के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है, पाया जा सकता है, वो है पावर। अब पावर बहुत तरह की हो सकती है। इट कुड बी फिजिकल। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि मुझे ना जैसे मान लीजिए कोई वेट लिफ्टिंग करता है, तो उसको खुशी किससे मिलती है कि यार आज ना मैंने 2 किलो का उठाया है, कल मेरे को 3 किलो का वेट उठाना है, परसों 4 किलो का। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे ही वो उठा लेता है तो उसके मन में एक प्रेशर आता है, यार अब इससे बढ़ा के, अब इससे बढ़ा के, राइट। तो उसके लिए उसको किस तरह की पावर की जरूरत है? उसको फिजिकल पावर की जरूरत, उसकी बोन्स स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी बॉडी में वो स्टेमिना होना चाहिए, राइट। सो सिमिलर वे में बहुत तरह की पावर्स हो सकती है। इट कुड बी एन इकोनॉमिक पावर। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे कहा आपको कि आपको कार लेनी है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, दैट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक पावर। इट कैन बी अ पॉलिटिकल पावर, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ पावर, बट अल्टीमेटली व्हाट हॉब्स वांट टू से इज कि किसी भी तरह के प्लेजर को ऑब्टेन करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है पावर। अब अब आप देखना कितना ब्यूटीफुली थॉमस हॉब्सन चीजों को रखते हैं। वो कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि जो इंसान है ना, उसका जो ब्रेन है वो बनाई इस तरीके से है कि उसको ना हमेशा खुशी चाहिए। फिर उन्होंने ये चीज बताई कि उसके एक प्लेजर का सेटिस्फेक्शन एक्चुअली गिव्स राइज टू द डिजायर फॉर अनदर प्लेजर, यानी कि उसके अंदर कंटिन्यूअस डिजायर है प्लेजर्स की। एंड क्योंकि उसके अंदर कॉन्टिन्यूस डिजायर है, और क्योंकि उन प्लेजर्स को, उन डिजायर्स को फुलफिल करने का जो मीन्स है वो पावर है, तो अब आप खुद ही बताइए, क्या इंसान के अगर वो कॉन्टिन्यूस प्लेजर सीख कर रहा है तो क्या फिर वो कॉन्टिन्यूस पावर को सीख नहीं करेगा? बताइए मुझे। एंड ये जो प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी है वो इंसान की कब तक रहेगी? जब तक वो जिंदा है। जस्ट लुक एट इट। उनका सेंटेंस क्या था? लाइफ ऑफ अ मैन इज अ कॉन्टिन्यूअस सर्च ऑफ पावर आफ्टर पावर। क्यों? क्योंकि भैया एक प्लेजर खत्म होता है, एक सर्टेन पावर थी उसमें ऑब्टेन की। जैसे सपोज करो मैं कार वाला ही एग्जांपल लेती हूँ, कि कार वाले एग्जांपल में उसको मान लीजिए 3 लाख की पहले कार पड़ी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने मेहनत करके एक इकोनॉमिक पावर अपनी ऑब्टेन की, जिसके थ्रू वो 3 लाख की कार को खरीद पाया। अब उसकी नेक्स्ट डिजायर आई कि यार मेरे को ना 10 लाख वाली गाड़ी खरीदनी है। तो 10 लाख वाली खरीदने के लिए अब वो और ज्यादा अपनी इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, राइट। सो इट इज ही मैन इज इन कॉन्टिन्यूअस सर्च फॉर पावर, जो कब तक चलेगी? जब तक वो जिंदा है। सीजेस ओनली विद हिज डेथ। ये आपको समझ में आया? यानी कि अगर हम इसका एक और कंक्लूजन निकालें, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, कि जो मैन का पावर सीकिंग नेचर है, पावर सीकिंग नेचर ऑफ मैन is the derivative of utilitarian nature of man। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कितने ब्यूटीफुली रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड को हॉब्स लेके आते हैं, किस तरीके से वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस मोशन में है, मतलब उसके वो पार्टिकल से बना है, 2 तरह के इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, लव एंड एवर्जन। लव आपको मतलब बेसिकली यू हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्लेजर्स, एंड वो प्लेजर्स मिलने का तरीका क्या है? पावर। इसीलिए भैया क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्लेजर्स आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्लेजर्स को सीख कर रहा है पर्सन, तो कॉन्टिन्यूसली पावर को भी सीख करेगा, विच विल ओनली सीज विद हिज डेथ। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? अगर नहीं है क्लियर तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज री वॉच दिस वीडियो, बिकॉज बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी समझ नहीं आता और आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेरी, राइट। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब कोई भी स्टेटमेंट, जब पॉलिटिकल साइंस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, फिर आपको वो कंटेक्स्ट देना पड़ता है कि किस कंटेक्स्ट में इसको बोला गया था, एंड देन फिर आप
बताते हैं कि किस तरीके से जो थिंकर है वो उस चीज को लेके आ रहे हैं, तो वो तो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है क्रिटिसिज्म। देखिए लास्ट पार्ट में ना जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही क्रिटिसिज्म आएगा, कभी कभी आप हो सकता है एग्री करेंगे थिंकर की बातें, कभी हो सकता है कुछ पार्ट से एग्री कर रहे हैं कुछ पार्ट से नहीं कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको जो है कंक्लूजन देना होता है। बट यहाँ पे इशू क्या है, देखिए जो अगर आपको समझ में आया हो तो ये भी काफी एक नेगेटिव व्यू दे रहे हैं अबाउट द ह्यूमन नेचर, राइट? कि बिकॉज ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हॉब्स का जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ द ह्यूमन नेचर इज टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशंस दैट आर प्रिवेलिंग इन इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस टाइम। हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग की वीडियोस में ही, जिसमें हमने हॉब्स के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि ही एक्चुअली बिलोंग टू अ टाइम जिस टाइम पे पुरिटन रेवोल्यूशन चल रहा था। तो उस समय सिचुएशन क्या थी, उस समय बहुत ज्यादा कियोस की सिचुएशन थी, एंड जो सबसे बड़ा थ्रेट था वो तो लाइफ को ही था, राइट? तो इस सिचुएशन में वो है जिस सिचुएशन में बैठ के बेसिकली वो अपने थॉट्स रख रहे हैं। देखिए कोई भी थिंकर हो, कोई भी इंसान ही, अगर आप नॉर्मल इंसान को भी लेंगे ना, उसके भी जो व्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके सिचुएशंस के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के उनसे उसके थॉट्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट? इसी तरीके से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो हॉब्स डिस्क्राइब कर रहे हैं ह्यूमन नेचर, तो ये भी कहीं ना कहीं इट इज टू मच इन्फ्लुएंस by the situations that were prevailing in England during this time, because he has only given the one-sided view of human nature. अभी आपको ना समझ में आएगा कि उन्होंने जो ये दिखाई ना पावर सीकिंग नेचर, अब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे केओस बनता है और किस तरीके से वो वॉर, सब कुछ समझ में आएगा और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको इसमें, बिकॉज मुझे तो लिटरली बहुत मजा आता है जब मैं ये सब चीजें पढ़ती हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया कि वन साइडेड व्यू वो दे रहे हैं ह्यूमन नेचर का। तो इसका ये मतलब है कि तो ये भी एक मतलब निकल के आता है कि जिस तरीके से, देखिए मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में क्या बताया था कि पावर सीकिंग नेचर क्या है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटेरियन नेचर ऑफ मैन। मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस टाइम पे थॉमस हॉब्स इन चीजों को रख रहे हैं, वो जो है एरा, वो भी कैपिटलिज्म का एरा है। तो कहीं ना कहीं द वे ही इज डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन नेचर एक्चुअली portraying, kind of trying to portray Thomas Hobbes as a scholar of emerging capitalist class, right? So it cannot be considered as scientific. So it is nothing but a discourse, right? तो यही था इस वीडियो में बेसिकली। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, आपको ये समझ में आया हो अबाउट व्हाई थॉमस हॉब्स इज सेइंग दैट लाइफ ऑफ अ मैन इज अ कंटीन्यूअस सर्च फॉर पावर आफ्टर पावर व्हिच सीजेस ओनली विद दैट। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आपको कुछ भी काइंड ऑफ एक सजेशन है जिसके थ्रू मैं इन वीडियोस को इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो उस सजेशन को भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।